दशहरा पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो वो इंड्यूस्ड करंट पैदा करता है। कहाँ पर इंड्यूस्ड करंट पैदा करता है? कंडक्टिंग कोयल में। ठीक है, कब पैदा करता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट कंडक्टिंग कोयल में चेंज आता है, या ऐसा कह लो कि इफ देर इज change, whether it is incremental change, whether it is decremental change, if there is change in magnetic field lines passing through conducting coil, then induced EMF will be produced in that coil. तो ये इंड्यूस्ड EMF को प्रोड्यूस करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, वो तरीके आज हम देखने वाले हैं। और उन डिफरेंट टाइप के जो प्रोसीजर्स हैं, जो तरीके हैं इंड्यूस्ड EMF को प्रोड्यूस करने के, उनके कुछ डेरिवेशन भी देखेंगे। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट। ठीक है ना, देखो अगर इंड्यूस्ड EMF को हम इस सिंबल से लिखते हैं तो इंड्यूस्ड करंट कितना होगा? तो इंड्यूस्ड करंट होगा, ये क्या है? EMF क्या होता है? वोल्टेज होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। तो इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस किसका रेजिस्टेंस है? जिस रिंग के अंदर इंड्यूस्ड EMF पैदा होने वाला है, इस रिंग का, इस कंडक्टिंग रिंग का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा, इंड्यूस्ड EMF, ये लेंथ्स लॉ में हमने इंड्यूस्ड EMF क्या सीखा था? इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू -n d∅b/dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, वो इंड्यूस्ड EMF होता है। अब आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? हाँ सर, हमको पता है, BA cos थीटा होता है। तो इसका वैल्यू यहां पर लिखो, तो इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा E इज इक्वल टू -n d/dt ऑफ BA cos थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां से हम लोग है ना, अब तीन अलग अलग तरीके देखने वाले हैं। किसके? इंड्यूस्ड EMF के प्रोडक्शन के। तो वो तीन तरीके क्या हैं? देखो, अगर आप फ्लक्स में चेंज लाना चाहते हो जिससे कि इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाए, इंड्यूस्ड EMF को पैदा करने का केवल एक ही तरीका है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लेकर के आ जाओ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा कैसे? या तो आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लेकर के आ जाओ, या तो आप एरिया ऑफ द रिंग में चेंज लेकर के आ जाओ, और या तो आप ओरिएंटेशन में चेंज लेकर के आ जाओ। ये ओरिएंटेशन मतलब कि थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल है। किसके किसके बीच का एंगल है? एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल है थीटा। इसको ही मैंने नाम दे दिया है ओरिएंटेशन। तो एक तरीका ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लेके आओ, दूसरा तरीका ये हुआ एरिया में चेंज लेकर के आओ, तीसरा तरीका ये हुआ ओरिएंटेशन में चेंज लेकर के आओ। ठीक है, तो मेथड नंबर 1, जनरेटिंग इंड्यूस्ड EMF बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो करना क्या है कि अगर आप किसी रिंग से, किसी कंडक्टिंग रिंग से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर आप चेंज लेकर के आ जाते हो, तो फिर फ्लक्स में चेंज आया ये माना जाएगा। और फ्लक्स में अगर चेंज आ गया तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, तो हमने जो ये फेराडेज और हेनरी के एक्सपेरिमेंट देखे थे, उसमें हमने तीन तरीके देखे थे। तो पहला तरीका क्या था? कौन से तीन तरीके? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाने के तरीके। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टिंग कोयल एंड मैग्नेटिक रोड। ठीक है, ये हमने फेराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड अटैच्ड विद दैट कंडक्टिंग रिंग में चेंज लेकर के आए थे। तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से EMF प्रोड्यूस होता था कंडक्टिंग रिंग के अंदर। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया था, अगेन मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाने का दूसरा तरीका। ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टिंग कोयल एंड
करंट कैरिंग कोयल। तो यहाँ पर ये करंट कैरिंग कोयल है जिसका नाम हमने प्राइमरी कोयल रखा था, जो कि करंट कैरिंग कोयल है। करंट कैरिंग कोयल को हम मोशन देते हैं, ठीक है। तो करंट कैरिंग कोयल और सेकेंडरी कोयल कौन सा? कंडक्टिंग रिंग वाला, कंडक्टिंग कोयल वाला। तो जब हम कंडक्टिंग कोयल और करंट कैरिंग कोयल को के बीच में रिलेटिव मोशन देते हैं तो कंडक्टिंग कोयल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो उसमें चेंज आता है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अटैच्ड विद दिस सेकेंडरी कोयल कंडक्टिंग कोयल विल चेंज, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का तरीका, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगेन हमने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3, चेंजिंग करंट इन करंट कैरिंग कोयल एंड कंडक्टिंग कोयल, ठीक है। अगर हम करंट कैरिंग कोयल के अंदर चेंज इन करंट लेकर के आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड magnetic flux attached with this secondary coil या conducting coil will change if there is change in magnetic flux attached with this conducting coil, there will be production of induced EMF। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3 ये सबके सब एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 हमको बता रहे हैं कि हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लेके आ सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज आ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो मेथड 1 कौन सा? मेथड 1 जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हम मेथड नंबर 2 देखने वाले हैं। जिन बच्चों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं अभी तक, वे पिछले वीडियो में जाएं और वहां पर फेराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट बता रखे हैं मैंने, तो वे वहां पर जाकर के उन एक्सपेरिमेंट्स को देख लें। मेथड नंबर 2, जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया। अब एक काम करते हैं, हम यू शेप का एक कंडक्टिंग वायर इमेजिन करते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमें ना एक कंडक्टिंग स्लाइडर रखे देते हैं। ये मैंने एक स्लाइडर रख दिया है, ये कंडक्टिंग स्लाइडर है, और ये स्लाइडर को जब आप इस तरफ मोशन देना चाहो तो दे सकते हो। ये स्लाइडर खिसक के यहाँ आ जाएगा, और ये स्लाइडर ये खिसक के यहाँ पर भी आ सकता है, कहीं भी आप इस स्लाइडर को खिसका लीजिए, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया? ये जैसे कि वो ट्रेन की पटरियाँ होती है ना, रेलिंग, उस टाइप का हो गया ये। अच्छा, हमको क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ये हमने पास किया। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये गोइंग इनसाइड टू द पेज है, ठीक। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये पेज के अंदर जाती हुई डायरेक्शन में है। अब हम क्या करते हैं, हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ये हमने बाहर से एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये जो स्लाइडर है ना, ये स्लाइडर खिसक के और कुछ नई पोजीशन पर चला जाता है, ऐसे। ये स्लाइडर खिसक के अब यहां पर आ चुका है। अच्छा, स्लाइडर को जब हम खिसकाते हैं, जब स्लाइडर आगे मोशन करता है तो ये जो स्लाइडर है ना, मान लो कि इसने डेल्टा एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट किया, डेल्टा एक्स का डिस्प्लेसमेंट किया। ये जो स्लाइडर है ना, इसका लेंथ आप एल मान लीजिए, एल, ठीक है। देखो जब ये स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, आपने फोर्स लगाया, स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, तो ये जो बीच में अलग अलग वेलोसिटीज को अचीव करेगा ये स्लाइडर, और सपोज यहां पर इसकी वेलोसिटी है v। अब देखो सिचुएशन 1 क्या थी, तो सिचुएशन 1 के केस में ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही थी
उनकी संख्या ज़्यादा थी। लेकिन जब आपने इस स्लाइडर को यहाँ पर खिसका दिया इस डायरेक्शन में और अब ये नई पोजीशन आ गई स्लाइडर की, तो ऐसे केस में अब एरिया कम पड़ गया, है ना। तो एरिया में चेंज आ गया और हम क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि अगर एरिया में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कोस थीटा। अब यहां पर थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल। तो यहां पर एरिया तो ये पेज के साथ का एरिया है, पेज के प्लेन में रहा हुआ एरिया है, ठीक है। तो उसका जो डायरेक्शन होगा, एरिया का डायरेक्शन, वो पेज के नॉर्मल होगा ना। और मैग्नेटिक फील्ड तो पेज के नॉर्मल अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहां पर ये मान लो कि थीटा जो है वो 0 डिग्री का है, और थीटा अगर 0 हो गया तो कोस थीटा का वैल्यू तो 1 होता है। इसीलिए यहां पर फ्लक्स कितना बनता है? B इंटू ए, इतना फ्लक्स बनता है, ठीक है। ये रही बात इनिशियल कंडीशन की। अब देखो, अगर एरिया में चेंज आ गया तो फ्लक्स में चेंज आना पक्का है, ठीक है। तो एरिया में चेंज आया, आपने स्लाइडर को यहां खिसका दिया तो अब एरिया कम हो गया है। अब एरिया केवल इतना ही बचा हुआ है, ये बस इतना बच गया है। पहले एरिया तो ये पूरा ज्यादा होता था, अब एरिया कम हो गया है। तो एरिया में चेंज कितना आया? डेल्टा ए। अगर एरिया में चेंज डेल्टा ए आया तो फ्लक्स में चेंज कितना आया? फ्लक्स में चेंज आया डेल्टा बी, डेल्टा फाई बी, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स को हमने डेल्टा फाई बी लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पर जो एरिया है ना, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? एरिया है डिक्रीजिंग, तो एरिया में चेंज डिक्रीमेंटल चेंज है, ठीक है। तो इस कारण से इस डिक्रीमेंटल चेंज को हम लोग लिखेंगे माइनस करके लिखेंगे ऐसे। अच्छा, अब एरिया में चेंज कितना होगा? तो एरिया में चेंज आया इतना, ये है एरिया में चेंज, ठीक है। और ये एरिया में चेंज कितना हो गया? तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, यहां से यहां तक डेल्टा एक्स है और लेंथ एल है, ये इतना एरिया में चेंज आया। तो इसको हम लिख लेंगे एरिया में चेंज। ये माइनस को पहले मैं बाहर निकाल दूं, माइनस बी, एरिया में चेंज है डेल्टा एक्स इंटू एल, ठीक है। और यहां पे लिख देता हूं मैं चेंज इन फ्लक्स। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को पहले से ही पहचानते हैं, लेंट्स लॉ को, कि अगर मान लो हमारे पास में एक कोइल है, आप नंबर ऑफ कोइल को अभी मान लीजिए कि कुछ नंबर ऑफ कोइल n है, और उसके अंदर जो फ्लक्स में चेंज पर यूनिट टाइम आता है वो इतना आता है डी फाई बी बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई प्रोड्यूस होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोइल है ना, कोइल में नंबर ऑफ टर्न वो तो एक ही है, कोइल तो एक ही है यहाँ पे, तो n के बदले 1 लिख लो। तो आपको इक्वेशन मिला E इज इक्वल टू नेगेटिव डी फाई बी बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, अगर हम वापस इस इक्वेशन पर लौट के आए और हम ये कहें कि चेंज इन फ्लक्स थोड़ा सा है क्योंकि चेंज इन एरिया थोड़ा सा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से। ओके, तो डी फाई बी का वैल्यू हम यहां पर पुट करने जा रहे हैं। तो E इज इक्वल टू ये डी फाई बी का ये रहा वैल्यू, इसको पुट कर दो, माइनस ये माइनस मैंने ये लिखा, ये माइनस अब हमको दोबारा लिखना पड़ेगा, माइनस बी डी एक्स इंटू एल अपॉन डी टी। ये माइनस और ये माइनस तो आपस में प्लस बन गए। ओके, बी डी एक्स बाय डी टी इंटू एल। इस डी टी को मैं डी एक्स के नीचे ले जाता हूं, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? डी एक्स तो क्या था? ये यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट जो कि स्लाइडर ने कवर किया था। कौन सा स्लाइडर? ये स्लाइडर, कंडक्टिंग स्लाइडर, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ स्लाइडर। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज पर यूनिट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होती है ना। तो लिख दो डी एक्स बाई डी टी के बदले v इंटू एल, ठीक। तो हमको जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला वो कितना मिला? E इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी।
अब इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हमको मिल गया, तो अगर आप इंड्यूस्ड करंट पता करना चाहोगे तो इंड्यूस्ड करंट कैसे लिखोगे? आपको पता है ना कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। किसका रेजिस्टेंस? ये कंडक्टिंग पूरी जो कोयल बन रही है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे बी एल वी अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। वैसे आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर एरिया में किसी तरह का चेंज आता है तो फ्लक्स में चेंज आता है, और हमको ये पता है कि फ्लक्स लिंक्ड विद any coil, any conducting coil, if there is change in linked flux, there will be production of induced EMF। तो यहां पर इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन कितना होता है? B इंटू एल इंटू बी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। एल क्या है? स्लाइडर की लेंथ। और V क्या है? वेलोसिटी। किसका वेलोसिटी? स्लाइडर का वेलोसिटी। बच्चों ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए जनरेट किए हैं। जिन बच्चों के पास में नोट्स ऑलरेडी हैं वे तो इस नोट्स को ओपन करके बैठते हैं और वीडियोस को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं सूचना दिए देता हूं कि ये नोट्स जो मैंने आप लोगों के लिए प्रोड्यूस किए हैं, ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं। आप लोगों को फ़ोन कॉल नहीं करना है, आपको केवल मैसेज ही करना है, और मैसेज जिस नंबर पे करना है वो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बच्चों इसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा तो होगा, कितना होगा वो हमने देख लिया। E इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू बी, जहाँ पर बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जो कि पेज के अंदर की डायरेक्शन रखता हुआ है। एल क्या है? लेंथ ऑफ दिस स्लाइडर। और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस स्लाइडर। अब बात आती है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, तो वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यानपूर्वक सुनना। अभी इस समय ये इनिशियल कंडीशन है, और इनिशियल कंडीशन में नेचर ये कह रही है कि आप ये जो भी कंडीशन मेरे सामने है उस कंडीशन में बने रहो। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं? नेचर में चेंज लेकर के आने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे? ये स्लाइडर को धकेलेंगे। एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने, ठीक है। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाएंगे, ये स्लाइडर आगे खिसकेगा, और खिसकते खिसकते सपोज यहां तक आ रहा है, ये यहां तक आ रहा है मान लो, ठीक है। तो नेचर क्या कहेगी? नेचर ये कहेगी कि आप स्लाइडर को मत खिसकाओ, क्योंकि जब आप स्लाइडर को खिसकाते हो तो एरिया में चेंज आएगा, और एरिया में चेंज आएगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि जो फ्लक्स होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है। तो एरिया में अगर चेंज आएगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा। तो नेचर ये कह रही है कि एरिया में चेंज लेकर के मत आओ, और नेचर इस मत आओ को कहने के लिए एफ एक्सटर्नल फोर्स के विरोध में एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा कर देगी, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फोर्स है ना, इस एफ एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करता हुआ होगा, और नेचर ने एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा कर दिया, ये, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन टू एफ एक्सटर्नल फोर्स। अब बच्चों हम आते हैं फ्लैशबैक में। अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर जाती हुई डायरेक्शन में अप्लाइड है, ठीक है। और मैं किसी कंडक्टर को, मैं ये है कंडक्टर, और वो कंडक्टर कौन सा कंडक्टर है? करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ना। तो मैं किसी कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मैं चला रहा हूं, तो होगा क्या कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट के ऊपर, करंट एलिमेंट क्या है? आई एल, ठीक है, इसको करंट एलिमेंट कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट के ऊपर फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? ये होता है आई एल क्रॉस बी, इतना होता है, ठीक है। तो अब देखो हमको यहां पर पता क्या है, यहां पर हमको ये तो पता चल गया है कि एफ एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स, ये नेचर को लगाना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल की विरोध की डायरेक्शन में, एफ एक्सटर्नल की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स है ना एफ एम,
ये नेचर ने लगाया, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ पेज के अंदर जा रहा है। तो अब आप ये पता कर सकते हो कि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, मतलब कि इस कंडक्टर के अंदर करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि मैं करंट की कौन सी डायरेक्शन रखूं जिससे कि मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस यहां पर रहे, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से मैच कर जाए। ठीक है, तो आपको अगर आपको वेक्टर रूल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स अगर नहीं पता है तो 11th क्लास में वेक्टर टॉपिक्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आप वहां जाकर के सीख लो। ठीक है, यहां पर तो मैं ये मान के चलता हूं कि तुम अभी 12th में हो, वो भी 6th चैप्टर पढ़ रहे हो, तो तुम्हें पता है। तो जब आप ये डायरेक्शन करंट की चेक करोगे तो कौन सी निकलेगी, ये निकलेगी आई। ठीक है, अब यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी ना वो नीचे की तरफ, अगर मैं इस पॉइंट को, इस स्लाइडर के इस पॉइंट को आर कहूं और स्लाइडर के दूसरे पॉइंट को एस कहूं, तो आर से एस की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। आर से एस की तरफ अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो वो इलेक्ट्रिक करंट आई कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो एरिया में कंटिन्यूअसली चेंज आता जाएगा, मतलब कि डिक्रीमेंटल चेंज एरिया में आता जाएगा और करंट यहां पर इस एग्जांपल में क्लॉकवाइज घूमता रहेगा। ठीक, अब इस मुद्दे को बच्चों दूसरी तरीके से समझो। दूसरा तरीका समझने का यह है कि अगर हमने ये देखा कि एरिया में चेंज आ रहा है और वो भी एरिया कम हो रहा है, तो जब एरिया कम होगा तो देखो इनिशियली जब एरिया ज्यादा था तो ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया, लेकिन जब आप स्लाइडर को मोशन देते हो और मोशन देकर के एरिया में कमी लेकर के आते हो तो क्या देखोगे, तो ये देखोगे कि अब बहुत कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या लगातार कम हो रही है क्योंकि एरिया कम हो रहा है। तो नेचर क्या कहेगी, नेचर ये कहेगी कि आपका एरिया कम हो जाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में कमी आ रही है, तो ये कमी में नहीं आने देना चाहती, इसीलिए मैं और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपनी तरफ से बना दूंगी, ऐसा नेचर कहती है। तो नेचर है ना और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी तरफ से बनाती है, और अगर ये नेचर अपनी तरफ से एरिया में चेंज आने के कारण, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कमी आने के कारण नेचर और ज्यादा सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए नेचर को इस एग्जाम्पल में करंट को क्लॉकवाइज फ्लो करवाना पड़ेगा। अब देखो राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार आप राइट हैंड लीजिए, आपकी फिंगर्स को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर लीजिए, तो जो थंब की डायरेक्शन बनेगी ना वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जाने की डायरेक्शन बनेगी। तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन बन रही है वो कुछ ऐसे बन रही है, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो जो मेरे थंब है ना वो गोइंग इनसाइड टू दी पेज डायरेक्शन बता रहा है ना, और जो मेरी फिंगर्स है ना वो क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन बता रही है, यहां पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो नया मैग्नेटिक फील्ड नेचर ने क्रिएट किया है ये नेचर की आवाज है। नेचर कहती है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड पहले जो ज्यादा था उतना ही बना रहे, अगर तुम कमी लेकर के आओगे तो मैं और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना दूंगी जिससे कि वो कमी पूरी हो जाए। तो उस कमी को पूरा करने के लिए नेचर ने ये आवाज बुलंद करी, नेचर ने सेम डायरेक्शन में
मैग्नेटिक फील्ड लाइन नई बनाई और नई मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम पेज के अंदर जाती डायरेक्शन में बनाने के लिए करंट को फ्लो करवाया, और नेचर ने चूज किया कि मुझे करंट को इस तरीके से फ्लो करवाना है क्लॉकवाइज, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती डायरेक्शन में बने। तो बच्चों जब क्लॉकवाइज करंट नेचर फ्लो करवाएगी तो करंट अगेन आर टू एस ही तो आएगा, आर से लेके एस की तरफ, ये है ना, ये आर ये एस, आर से एस की तरफ। तो चाहे आप इस तरीके से समझो चाहे आप इस तरीके से समझो, ठीक है। बात तो यही है कि नेचर है ना वो चेंज का अपोज कर रही है, तो नेचर लव्स सिमेट्री। एरिया में चेंज आए इसका दूसरा एक और तरीका है। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी डायरेक्शन में आ रही हैं, मैं एक कंडक्टर लिए लेता हूं और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपकी तरफ आ रही हैं उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और इस कंडक्टर को मैं यहाँ से पकड़ के और ऐसे गोल रोटेशन दे देता हूँ, घुमा देता हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। कंडक्टर को ऐसे घुमा दिया तो ये जो कंडक्टर है ना ये एरिया स्वीप करेगा, और एरिया स्वीप हो रहा है, ठीक है। मतलब कि स्विफ्ट एरिया में लगातार चेंज आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अगर आ गया तो इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ एक बैटरी जैसा काम करता है। जैसे बैटरी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी बैटरी के अंदर तो ईएमएफ पैदा होता है, तो बैटरी के अंदर जैसे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक वैसे ही किसी भी कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। मतलब वो जो कंडक्टर है ना वो एक बैटरी बन जाता है, ठीक है। और बैटरी के अंदर जो करंट के चलने की डायरेक्शन होती है, कहाँ से कहाँ होती है, करंट के चलने की डायरेक्शन बैटरी के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को होती है, और बैटरी के अंदर करंट के चलने की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो यहाँ पर भी जो करंट के चलने की डायरेक्शन है कंडक्टर के अंदर, वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन वो कुछ इस तरीके से होती है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है ना उसको मान लो कि वो बैटरी है, ठीक है। तो करंट जो चल रहा है तो ये यहाँ पर मत मानना कि इंड्यूस्ड करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहा है, ऐसा मानना कि जो इंड्यूस्ड करंट है ना वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहा है। मोशनल ईएमएफ इन कंडक्टिंग रोड विच रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सटर्नल अप्लाइड। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए देते हैं पेज के अंदर जाती हुई डायरेक्शन में। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब हमको क्या करना है, एक रोड लेनी है। ये हमने एक कंडक्टिंग रोड ले ली, इसको यहाँ से पाइवोट करना है और इस कंडक्टिंग रोड को घुमा देना है ऐसे। अब देखो बच्चों, ये जो कंडक्टिंग रोड है ना ये मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, और थ्रू आउट द मोशन मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल ही रहने वाली है। ये जो कंडक्टिंग रोड है मान लो कि O पॉइंट से पाइवोट किया है, और कंडक्टिंग रोड का जो दूसरा एंड है C, ठीक है। ये C पॉइंट जो है, इस C पॉइंट का मैंने पाथ बना रखा है, सर्कुलर पाथ। अब मान लो कि छोटे से समय में, छोटे से dt समय में, मान लो यहाँ पर टाइम अभी 0 है, और छोटे से dt समय में ये जो कंडक्टिंग रोड है ना ये इसकी नई पोजीशन आ जाती है कुछ ऐसे। अब ये C पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। लेंथ कितनी है इस कंडक्टिंग रोड की, L। तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, छोटे से समय में छोटा सा एंगुलर मोशन होने से, एंगुलर टर्न होने से जो छोटा सा एंगल d थीटा बनेगा dt समय में। अब शुरू करते हैं
आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? हाँ सर, हम सभी जानते हैं अब तो, बी ए कोस थीटा होता है। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा है ओरिएंटेशन। किसका ओरिएंटेशन? एरिया स्वेप्ट का ओरिएंटेशन। जितना एरिया स्वीप हो रहा है ना, इस स्वीप एरिया का, अब ये एरिया जो स्वीप हो रहा है वो तो पेज के प्लेन में ही हो रहा है, तो पेज के प्लेन की जो डायरेक्शन है ना, वही ओरिएंटेशन है। मतलब थीटा एंगल जो है वो थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन का और एरिया की डायरेक्शन का। अब यहां पर एरिया की डायरेक्शन क्या है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो यहां पर एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों अंदर जाती हुई डायरेक्शन है, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन तो प्लेन के नॉर्मल होती है, तो हमने प्लेन के अंदर जाती डायरेक्शन को ही इस एरिया की डायरेक्शन मान लिया, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये इस पेज वाले प्लेन में है। इसीलिए थीटा यहाँ पर कितना बन रहा है? 0, क्योंकि बी और ए की सेम डायरेक्शन है। थीटा अगर 0 होगा तो कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब एरिया में अगर थोड़ा सा चेंज आया, कौन से एरिया में? एरिया स्वेप्ट में अगर थोड़ा सा चेंज आया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने वाला है। तो एरिया में चेंज कितना आया? देखो यहां पर टाइम t इज इक्वल टू 0 है और यहां पर dt समय टाइम बीतने पर नई पोजीशन हमको ये मिली है। तो एरिया स्वेप्ट हमको कितना मिला है? dA। ठीक है, ये dA एरिया कौन सा वाला है? ये dA एरिया ये वाला है, ये dA एरिया है। अगर एरिया में चेंज dA आएगा तो बी में चेंज कितना आएगा? यहां पर बी में चेंज की बात नहीं चल रही है, उसके लिए तो फेराडेज और हेनरीज एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 थे। ठीक है, यहां पर हम एरिया के चेंज की बात कर रहे हैं, और एरिया में चेंज अगर आया तो फ्लक्स में चेंज आने वाला है इतना। अब इसके एरिया को निकाल लेते हैं। एरिया स्वेप्ट कितना है या एरिया में चेंज कितना है? तो देखो ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है डी थीटा एंगल बन रहा है। तो आप ये जानते हो पैरेलैक्स का जो नियम आपने देखा था, पैरेलैक्स का लॉ देखा था 11th क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट में। जिसको याद नहीं है वो वहां जाकर के 11th क्लास यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ ले। तो इस बेस को हम कितना कहते थे? ये जो बेस होता है वो होता है लेंथ इंटू एंगल इज इक्वल टू बेस। ठीक है, तो बेस इज इक्वल टू लेंथ इंटू एंगल इतना। तो एरिया कितना होगा? हमको बेस पता है और लेंथ भी पता है, तो एरिया यहां पर जो बनेगा 1/2 बेस इंटू दिस डिस्टेंस हाइट, तो L इंटू एल इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 L स्क्वायर डी थीटा। ये क्या है? ये है एरिया। कितना एरिया? dA जितना एरिया। अब इस dA जितने एरिया की वैल्यू को हम यहां पर लिख देंगे, तो d फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू 1/2 L स्क्वायर डी थीटा, 1/2 L स्क्वायर डी थीटा। ये मिला कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लेंस लॉ के अनुसार ये फॉर्मूला होता है। यहां पर n का वैल्यू 1 ले लो और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी। अब मैं यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो फिर मुझे यहां पर ये माइनस प्लस सिंबल लेने की आवश्यकता नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो डी फाई बी बाई डी टी होने वाला है। ये डी फाई बी मतलब चेंज इन फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है? यहां आकर के देखो, चेंज इन फ्लक्स वो होता है b इंटू 1/2 L स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। अब ये देखो डी थीटा क्या है? डी थीटा है एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट किसका? रोड का। ओके, अब डी थीटा बाई डी टी कितना होता है? इसको कहते हैं हम लोग ओमेगा। और ये क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी किसकी? रोड की। तो डी थीटा बाई डी टी के बदले हम लोग ओमेगा लिख देंगे। तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड मिला बी इंटू 1/2 एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो आप इस नियम को याद रख लो, E इज इक्वल टू 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग मोशनल ईएमएफ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कंडक्टिंग रोड के किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होने वाले मोशन के कारण, ये मैग्नेटिक फील्ड पेज के अंदर जाता हुआ बना दिया मैंने। तो इस कंडक्टिंग रोड के मोशन के कारण ये मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो रहा है। तो इस कारण से इसको हमने मोशनल ईएमएफ कहा। और ये मोशनल ईएमएफ कहाँ जनरेट होगा? ये जो कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर के दो एंड पॉइंट्स के बीच में मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा और इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड करंट का फ्लो भी होगा। चेंज इन एरिया के कारण चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होगा। ठीक है ना? तो इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होगा। तो इंड्यूस्ड करंट उस पर्टिकुलर कॉइल में फ्लो करेगा। हमने क्या देखा था? यू शेप का एक कंडक्टिंग वायर देखा था और इस कंडक्टिंग वायर के ऊपर हम स्लाइडर को चलाते थे ऐसे। ठीक है? तो ये जो कॉइल बन रही है ना, इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ना, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मतलब कि यहाँ पर तो ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी है, चार्ज भी चल रहा है, तो एनर्जी है। और एनर्जी है तो फिर पावर होगा। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है। ठीक? तो कितनी पावर प्रोड्यूस होगी उसे हमें पता करना है। अच्छा, कितनी पावर डिसिपेट होगी? तो जब इलेक्ट्रिक करंट इस पर्टिकुलर कॉइल में चलेगा और इलेक्ट्रिक करंट है तो फिर पावर है। अच्छा, पावर है तो फिर वो डिसिपेट होगी। तो पावर कितनी डिसिपेट होगी? जितनी पावर प्रोड्यूस होगी उतनी पावर डिसिपेट होगी। और कोई पूछे कि कितना हीट लॉस होगा, ठीक है, तो हीट लॉस पर टाइम, हीट लॉस पर यूनिट टाइम वो पावर लॉस के बराबर ही तो होगा। तो हीट लॉस कितना होगा? जितनी एनर्जी बनेगी, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो देखते हैं डेरिवेशन कि कितनी पावर प्रोड्यूस होने वाली है, मतलब कि कितना पावर डिसिपेट होने वाला है। कितना पावर डिसिपेट होगा जब कंडक्टर मोशन करेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में? तो देखो यहाँ पर हम लोग फिर से मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हम बना रहे हैं वो पेज के अंदर जाने वाली डायरेक्शन है, कुछ ऐसे, इनसाइड टू पेज। ये हमने एक यू शेप का कंडक्टिंग वायर ले लिया है, बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह से, और इस कंडक्टिंग वायर के ऊपर एक स्लाइडर, कंडक्टिंग स्लाइडर को रखेंगे और इस कंडक्टिंग स्लाइडर को मूव करवाएंगे। तो हमको ये पता है ना कि अगर हम एफ एक्सटर्नल फोर्स कुछ इस तरीके से लगाएं तो नेचर अपोजिट डायरेक्शन में, इस एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर देती है। ये नेचर की आवाज है, क्योंकि नेचर चेंज के लिए विरोध कर रही है। अच्छा, अब देखो जब ये स्लाइडर चल रहा होगा ना, तो इस स्लाइडर का वेलोसिटी अलग अलग लोकेशन पर कुछ मिलने वाला है। मान लो कि इस लोकेशन पर, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर वेलोसिटी है v। हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, स्लाइडर के अंदर करंट की डायरेक्शन I कुछ इस तरह से है, ऐसे। अच्छा, ये मैग्नेटिक फोर्स
कितना अप्लाई होता है, ये होता है I इंटू एल क्रॉस बी, इतना। अब देखो, ड्यू टू मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट आई विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना। तो आई करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, मोशनल ईएमएफ के कारण। मोशनल ईएमएफ क्यों कहा है, ये जो स्लाइडर है ना मोशन करता है, इसीलिए यहां पर जो पैदा होने वाला ईएमएफ है वो मोशनल ईएमएफ है, बी एल वी अपॉन आर, है ना। हम ये देख चुके हैं कि यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बी इंटू एल इंटू वी के बराबर है। अब देखो बच्चों, ये जो एफ एक्सटर्नल जितना आप लगाओगे ना उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नेचर इस मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई करेगी। और ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, ये होता है आई इंटू एल इंटू बी, यहां से देख लो आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब ये थीटा एंगल यहां पर कितना है, ये थीटा एंगल एल आई और बी के बीच बनने वाले एंगल के बराबर है। आई इस डायरेक्शन में है और बी पेज के अंदर जाती डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है ना वो 90 डिग्री का बन रहा है, इस कारण से साइन 90 1 हो जाएगा। तो एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी, बस इतना ही लिख लो, ठीक है। अब देखो आई का वैल्यू कितना होता है, आई का वैल्यू यहां से लेकर के आओ, आई का वैल्यू बी इंटू एल इंटू वी अपॉन आर होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, बी इंटू एल इंटू वी अपॉन आर इंटू एल इंटू बी, कितना हो गया, बी का स्क्वायर ले लो ये और ये, एल का स्क्वायर ले लो ये और ये, बच गया वी अपॉन आर। अब आप जानते हो पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। कैसे, पावर P इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो अगर आपको यहां पर यह पता करना है कि इलेक्ट्रिकल पावर कितनी, तो वो हो जाएगी पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम के बराबर, इंटू वेलोसिटी वी। किसकी वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, ये स्लाइडर की वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, ये भी स्लाइडर की वेलोसिटी है, ये भी स्लाइडर की वेलोसिटी है। तो P इज इक्वल टू एफ एम, इसका वैल्यू लिखो, एफ एम का वैल्यू हम ये लिख देंगे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वी। तो क्या हो गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर कितना मिला, पावर मिला P इज इक्वल टू, यहां से देखिए मैं लिख दूंगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्लाइडर, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, आर क्या है, इस स्लाइडर में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इस कंडक्टर के अंदर का रेजिस्टेंस। तो बच्चों कोई पूछे कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जब आई फ्लो होगा तो पावर डिसिपेटेड कितना होगा, तो हम कहेंगे कि पावर डिसिपेटेड हीट के फॉर्म में हो रहा है, हीट डिसिपेटेड या पावर डिसिपेटेड कितना होगा, उतना ही जितना पावर जनरेट होगा, ठीक है, या उतना ही पावर जो कि इस कंडक्टर को धकेलने के लिए लगेगा। भाई कंडक्टर को धकेलने के लिए भी तो पावर लग रहा है ना, F इंटू फोर्स इंटू वेलोसिटी कर दो, पावर निकल आएगी। तो पावर रिक्वायर्ड टू पुश अ कंडक्टर इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। अच्छा, अब पावर डिसिपेटेड निकालने का दूसरा तरीका देखो। पावर क्या होता है, पावर डिसिपेटेड आई स्क्वायर आर, जूल्स हीटिंग लॉ में देखा था ना, 10th में भी देख चुके हो ना। ओके, आई का वैल्यू कितना होता है, यहां पर जाओ, यहां से देखो आई का वैल्यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वो आई स्क्वायर का वैल्यू होगा। तो
बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ये आर से ये स्क्वायर गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर डिसिपेटेड भी हमको देखो वही मिला है ना, बिल्कुल ऐसा ही, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। अभी जो बच्चे नए जुड़े हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं मंगवा रखे हैं, वो यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। टू गेट रिक्वायर्ड पावर टू पुश कंडक्टर, कंडक्टर को पुश करने के लिए कितने पावर की आवश्यकता होगी, तो वो पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, ये नोट डाउन कर लिया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाने का तीसरा तरीका कि आप ओरिएंटेशन, एरिया के ओरिएंटेशन में चेंज लेकर के आ जाओ, मतलब कि एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल में चेंज लेकर के आ जाओ। तो ऐसा होने पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। लेकिन ये जो तीसरा तरीका है ना, ये हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी होंगी। तो बच्चों की फिजिक्स की कथा यहां पर पूरी होती है।